पिछली क्लास में अपन ने अल्लड़ तक के बारे में जानकारी ली थी। आज अल्लड़ से आगे के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्लड़ के बाद जो शासक आता है उसका नाम है शक्ति सिंह। शक्ति सिंह। दोस्तों अगर शक्ति सिंह की बात करें तो शक्ति सिंह के शासन काल में परमार शासक मुंज, परमार शासक था, एक मुंज नाम का परमार शासक था मुंज। उसने आक्रमण हुआ। परमार शासक ने शक्ति सिंह के समय में मेवाड़ पर आक्रमण किया था तथा इसके बाद में जो शक्ति सिंह था वह गुजरात भाग गया था। शक्ति सिंह ने गुजरात में शरण ली। शक्ति सिंह गुजरात चला गया। गुजरात चला गया यानी कि शक्ति सिंह जो जब शासक था अल्लड़ के बाद में जब शक्ति सिंह शासक बनता है तो शक्ति सिंह के बाद में के समय मेवाड़ पर परमार शासक मुंज ने आक्रमण किया। तथा मुंज के आक्रमण के भय के कारण शक्ति सिंह गुजरात चला जाता है। तो फिर इसके बाद में जो मेवाड़ होता है, मेवाड़ परमार शासक मुंज था, उसने मेवाड़ को अपने भतीजे भोज को सौंपा। मेवाड़ भोज को सौंपा उसने। और इसी भोज ने मेवाड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम है समितेश्वर मंदिर। समितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों इस समितेश्वर मंदिर है ना, उसका अगर पुनर्निर्माण की बात करें तो उसका पुनर्निर्माण करवाया था मोक्कल। और इसी मंदिर को मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। मोक्कल मंदिर कहा जाता है। दोस्तों वापस समीकरण को देखिएगा, दोबारा इस समीकरण को समझिएगा। शक्ति सिंह मेवाड़ का शासक बनता है अल्लड़ के बाद में। परमार शासक होता है मुंज ने शक्ति सिंह यानी मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसके में मुंज के डर के कारण शक्ति सिंह गुजरात चला जाता है। और फिर बाद में मुंज ने मेवाड़ को अपने जो भतीजा था उस भोज को सौंप दिया। और भोज ने इसी चित्तौड़गढ़ में समितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और समितेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण की बात करें अपन तो पुनर्निर्माण करवाया था मोक्कल ने। इस कारण पुनर्निर्माण करवाने के कारण समितेश्वर मंदिर को मोक्कल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी थी ना, वो राजधानी थी नागदा। और इसके बाद में जो शासक आता है, शक्ति सिंह के बाद में शासक बनता है रण सिंह। दोस्तों आगे देखिएगा, इसके बाद में जो शासक बनता है वो था रण सिंह। तथा इस रण सिंह के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि इसके शासनकाल में मेवाड़ दो भागों में बटा था। यानी मेवाड़ दो भागों में बट गया था। तो देखिएगा दोस्तों, रण सिंह की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इसने एक तो पुनः राजधानी नागदा को बनाया। नागदा को राजधानी बनाया। और बात करें तो इसके समय में मेवाड़ दो भागों में बटा। यानी दो भाग कौन से थे दोस्तों? तो वो भाग थे, इसके दो पुत्र थे। यानी इसके पुत्रों की बात करें तो इसके दो पुत्र थे। एक का नाम था राहत और दूसरे का नाम था श्याम सिंह। यानी अगर बात करें अपन तो जो श्याम सिंह उसको मिला चित्तौड़। और जो राहत था उसको मिला सिसोदा ग्राम। तो दोस्तों देखिएगा, यानी रण सिंह के बाद में
मेवाड़ दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो होता है राणा शाखा, राणा, और दूसरी थी रावल। तो दोस्तों राणा शाखा व रावल शाखा दो भागों में विभाजित होता है। और ये राणा शाखा हमीर से प्रारंभ होती है, हमीर, हमीर से भोपाल सिंह तक, भोपाल, हमीर से भोपाल सिंह तक। और यह होती है गुहिल से, गुहिल ही माना जाता है, गुहिल से रतन सिंह तक। तो दोस्तों यहाँ से आरंभ होता है रावल शाखा का, और रावल शाखा के बाद में आता है सिसोदिया वंश यानी कि राणा शाखा। आगे बात करें अपन तो जो इसके बाद में जो गुहिल वंश के बारे में, अगर रण सिंह के बाद में जो शासक आता है उसकी बात करें अपन, तो उसके बाद में जो शासक आता है उसका नाम था जेत्र सिंह। कौन शासक दोस्तों? जेत्र सिंह। अगर जेत्र सिंह के शासनकाल की बात करें अपन तो इसके जेत्र सिंह का शासनकाल आता है दोस्तों 1213 से 50। दोस्तों अगर जेत्र सिंह की बात करें तो बहुत से इतिहासकार यह कहते हैं कि यह मध्यकालीन शासकों का समयकाल था। इसका समय जो समय काल था, जो मध्यकाल होगा ना, मध्यकाल का स्वर्णकाल माना जाता है। इसने जो राजधानी बनाई थी दोस्तों, राजधानी बनाई थी इसने नागदा से चित्तौड़ को, नागदा से राजधानी को स्थानांतरित करके इसने राजधानी बनाई थी। जेत्र सिंह ने नागदा से चित्तौड़ को राजधानी बनाई थी। आगे बात करें दोस्तों अपन तो इसका समकालीन शासक कौन था? समकालीन शासक, तो दोस्तों समकालीन शासक था ना, वो था दिल्ली का शासक, दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। दोस्तों इल्तुतमिश के एक बार इल्तुतमिश जेत्र सिंह के ऊपर आक्रमण भी करता है। आक्रमण के बारे में देखें अपन तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ ये और ये रहा दिल्ली, तो दिल्ली से आक्रमण करता है कौन? जेत्र सिंह के ऊपर चित्तौड़ पर। कौन? इल्तुतमिश करता है जेत्र सिंह के ऊपर। तो दोस्तों जब होता है ना, इसमें इसके सेनानायक, जेत्र सिंह के दो सेनानायक होते हैं, जो इसके सेनानायक होते हैं, इसके सेनानायक थे मदन व बालक। तो इन दोनों सेनानायकों के नेतृत्व में तुर्की सेना हरा दिया जाता है, हरा दिया जाता है। यानी मदन व बालक इतनी वीरता से लड़ते हैं कि इसने तुर्की सेना को हरा दिया जाता है। और इस युद्ध का नाम था, युद्ध कौन सा था? युद्ध था भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध था दोस्तों। तो जेत्र सिंह के बारे में ये थी सामान्य जानकारी कि मतलब यानी उसके ऊपर, यानी उसके मध्यकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है उसके शासनकाल को। राजधानी उसने नागदा से चित्तौड़गढ़ को बनाया और समकालीन शासक था दिल्ली का इल्तुतमिश शासक था। इसके समय में दोस्तों है ना, बलबन ने भी आक्रमण किया था। बलबन था ना, उसने भी आक्रमण किया था। किसने? चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, लेकिन यह विफल रहा आक्रमण। आगे की बात करें अगर दोस्तों अपन तो ये था ना जेत्र सिंह, इसने आहड़ को चालुक्यों से मुक्त करवाया, आहड़ को चालुक्यों से मुक्त कराया। तो दोस्तों यहाँ तक थी जेत्र सिंह के 12वां शासनकाल था उनका। 1213 से 1250 तक शासनकाल माना जाता है। मध्यकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है इसके शासनकाल को। राजधानी इसने नागदा से चित्तौड़गढ़ को बनाया। आगे बात करें इसका समकालीन शासक दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था, जो कि एक गुलाम वंश का शासक था। इसने चालुक्यों से आहड़ को मुक्त कराया, क्योंकि ये आहड़ था ना वो सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर था।
पहाड़ी महत्वपूर्ण नगर माना जाता था मेवाड़ का। और दोस्तों भूताला युद्ध होता है, भूताला युद्ध होता है इल्तुतमिश व जैतर सिंह के बीच में होता है। इसमें जैतर सिंह के दो सेनानायक होते हैं, मदन व बालक वीरता से लड़ते हैं और तुर्की सेना को हरा भी देते हैं। तो दोस्तों जैतर सिंह के बारे में जो शासक आता है उस शासक का नाम है तेज सिंह। इसके बारे में जो शासक आता है उस शासक का नाम है दोस्तों तेज सिंह। तेज सिंह के बारे में बात करें तो जब हम राजस्थान की चित्रशैलियाँ पढ़ते हैं, कला व संस्कृति में राजस्थान की जब चित्रशैलियाँ पढ़ते हैं अपन, तो चित्रशैलियों में तेज सिंह का नाम लिया जाता है, यानी कि तेज सिंह, तेज सिंह। इसके शासनकाल की बात करें अपन तो इसका शासनकाल माना जाता है 1250 से 73। इसके समय में यानी कि दरबार की बात करें इसका, तो इसका दरबारी कौन था? दरबारी था इसका कमलचंद, कमलचंद। वो तो दरबारी था तथा ये एक फोटोग्राफर यानी कि बाद में तो चित्रकार भी था ये। इसने इसी तेज सिंह के समय में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक ग्रंथ लिखा गया था। इसकी पत्नी थी ना दोस्तों, इसकी पत्नी जयतल देवी, जयतल देवी। इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसने चित्तौड़ दुर्ग में श्याम पार्श्व मंदिर बनवाया। दोस्तों इसके बाद में जो शासक बनता है उस शासक का नाम होता है समर सिंह। अगर समर सिंह के शासन की बात करें अपन तो समर सिंह का शासनकाल माना जाता है 1273 से 1302। दोस्तों अगर इस समर सिंह के शासनकाल की बात करें तो इसके समय में रणथंभौर यानी अगर रणथंभौर से अमीर ने आक्रमण किया था, यानी अगर समर सिंह के ऊपर रणथंभौर के शासक जो हमीर देव था, इसने समर सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। समर सिंह यहाँ से भाग जाता है, भागकर वागड़ में चला जाता है और भील वंश की स्थापना करता है। भील वंश की नींव रखता है ना। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था, इसके पुत्र के नाम की बात करें तो इसका पुत्र था कुंभकर्ण। दोस्तों इसी कुंभकर्ण ने नेपाल में भील वंश की स्थापना की। नेपाल में भील वंश की स्थापना की। दोस्तों आगे बात करें तो इसके बाद में शासक आते थे। समर सिंह के पुत्र का नाम था, दूसरे पुत्र का नाम बाद में रतन सिंह। दोस्तों ये रावण शाखा का अंतिम शासक होता है, इसका सीमित शासनकाल होता है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। दोस्तों रतन सिंह के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही, तो रतन सिंह का वीडियो तो मैंने डाल रखा है पहले से। तो समर सिंह के बारे में यहाँ तक जानकारी थी। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे समर सिंह के बाद में जो शासक राणा शाखा का प्रारंभ होता है हमीर से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।